हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 18 और उसमें से लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्टिविटी डील किए थे ग्रुप 18 एलिमेंट्स का। केमिकली वे बहुत कम रिएक्टिव थे, लेकिन जेनॉन का एक कंपाउंड बना नील बार्टलेट के द्वारा। और जब एक कंपाउंड बना जेनॉन का और बताया कि जेनॉन का जो वहाँ कंपाउंड बना था वह एक मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, तो उसके बाद कई कंपाउंड्स जेनॉन के बने और बताया कि जेनॉन का कंपाउंड बनेगा किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं, जो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनका बहुत हाई है, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो उसके बाद जेनॉन के कई कंपाउंड्स बने और सारे कंपाउंड्स जेनॉन के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हैं। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर में जेनॉन के ही उन कंपाउंड्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, जेनॉन के कंपाउंड्स, उसमें से सबसे पहला आता है जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड XeF2। जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा यहाँ। प्रिपरेशन तो या जेनॉन और फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है। चूँकि दोनों गैसियस नेचर के हैं तो इसके लिए सॉलिड कैटलिस्ट निकेल वेसल लिया जाता है और टेम्परेचर 673 केल्विन, नॉर्मल प्रेशर है एक बार। तो यहाँ से XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ऐसा रेशियो जो इनका है 2:1 का रहता है। रेशियो में भी बाय वॉल्यूम। तो जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन और फ्लोरीन का 2:1 रेशियो का कॉम्बिनेशन से होगा। रिएक्शन एक निकेल फेसल में, मतलब निकेल यहाँ से सॉलिड कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेगा, समझो, जो कि दोनों गैसियस है। ऐसा नॉर्मल प्रेशर है, टेम्परेचर थोड़ा जो है ज़्यादा है। उसके बाद गैसियस नेचर का है, बहुत खास प्रॉपर्टीज नहीं है इन कंपाउंड्स का। केमिकल रिएक्टिविटी में यदि बात करें तो मेन आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस XeF2 का हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में दो पॉसिबिलिटी है। XeF2 को यदि आप हाइड्रोलाइज करोगे वाटर के साथ तो 2Xe + 4HF + O2, या फिर 2XeF2 + 2NaOH, तो 2Xe + 4 या 2NaF + O2 + H2O। अच्छा, कहने का मतलब कि डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी है, और दोनों केस में जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वह सेम है, एलिमेंटल जेनॉन। जेनॉन डाइफ्लोराइड को यदि आप हाइड्रोलाइज करोगे तो वहाँ से फ्लोरीन जो है हटेगा। यदि आप वाटर लिए हो तो वह HF के रूप में बाहर होगा, और अल्कली लिए हो तो फिर वह NaF के रूप में बाहर होगा। तो हाइड्रोलाइज होकर के जो है नोबल गैस, मतलब जेनॉन, यहाँ से अलग हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन इसका स्ट्रक्चर है। ऐसा देखो, जेनॉन डाइफ्लोराइड जो है इसमें साफ दिख रहा है कि जेनॉन का 2 बॉन्ड है। ऐसा, और यदि यहाँ जेनॉन का 2 बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि जेनॉन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कि नहीं? कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट का? 5s2 5p6 आगे 5d। तो ये 5s के 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, d के 5 खाली। तो अभी तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन बॉन्डिंग का कंसेप्ट बोलता है कि विदाउट अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है जेनॉन, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं है तो 2 कर सकते हो बाय प्रमोटिंग दिस 5p इलेक्ट्रॉन टू 5d ऑर्बिटल। प्रमोशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी ऑफ दिस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज 5p एंड 5d। ये दोनों सेम सेल के ऑर्बिटल हैं, इनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा नहीं, और साथ ही साथ
जेनॉन यहाँ फ्लोरीन के साथ है तो जेनॉन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने के चलते ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस और घट जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन यहाँ से आसान हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आसान हो जाएगा तब यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन ऑर्बिटल्स का यहाँ इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यह एक ऑर्बिटल है s का, तीनों है p के और एक है d का, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 में से 3 में ऐसा पेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन, 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा। उसके बाद अब फ्लोरीन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 9 लास्ट कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 2s2 2p5, ऐसा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 5, 1 2 3 4 5, तो यह इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, ऐसा। उसी प्रकार से एक फ्लोरीन और है। तो यहाँ जेनॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ या sp3d हुआ, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ देख रहे हो कि आप 3 लोन पेयर है। तो VSEPR थ्योरी के आधार पे आप जाओगे तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसा बोलने वाले हो Ap2L3 टाइप। A जेनॉन के लिए हुआ, B हुआ सिग्मा बॉन्ड पेयर जो कि 2 है, और L हुआ लोन पेयर जो कि 3 है। तो Ab2L3 टाइप मॉलिक्यूल है, या फिर sp3d हाइब्रिडाइज्ड है विथ 3 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। तो इन सारे बेसिस के आधार पर जो आप शेप बनाने वाले हो XeF2 का ऑब्वियसली लीनियर शेप होगा, ऐसा। ये 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे, बाकी 3 लोन पेयर रहेंगे, ऐसे। और यह जो एंगल होगा 180 होगा, रिपल्सन हर तरफ से बराबर होना है, इसलिए लीनियर शेप होगा, ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। XeF2 एक लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल है जिसमें 3 लोन पेयर्स 3 इक्वाटोरियल पोजीशन पे होंगे, और जो 2 फ्लोरीन है वह बॉन्ड बनाएगा एक्सियल पोजीशन पे, ऐसा, एक्सियल बॉन्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि XeF2 मॉलिक्यूल में जो 2 XeF बॉन्ड हैं वे दोनों एक्सियल हैं, दोनों इक्वाटोरियल हैं, एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल है, ऐसा करके। तो याद रखोगे एक्सियल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ 3 लोन पेयर है, तो यह 3 लोन पेयर जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसको, इक्वाटोरियल को। तो बचा एक्सियल बॉन्डिंग के लिए, तो एक्सियल पे है। उसके बाद अगला कंपाउंड इसका XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। फ्लोरीन के साथ ही जेनॉन का कंपाउंड बनेगा, एक ऑक्सीजन आएगा। क्यों बनेगा इसका रीजन हम बता दिए। फ्लोरीन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण यह जेनॉन को आसानी से ऑक्सीडाइज कर पाता है, और साथ ही साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब जेनॉन से कंबाइन करेगा कोवैलेंटली ही सही, तो उस हिसाब से जेनॉन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के चलते ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है, और इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आसान हो जाता है ताकि कंपाउंड बने। तो नेक्स्ट जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड XeF4 जेनॉन गैस प्लस 2F2 गैस, मोलर वॉल्यूम 1:5, हाई टेम्परेचर 873 केल्विन, 6 बार, और यहाँ भी निकेल वेसल, ऐसा। तो डायरेक्ट कम्बिनेशन होकर के यहाँ भी XeF4 बनेगा जो कि ऑलरेडी एक गैस है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इसका भी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका 2 केस में हाइड्रोलाइसिस है। एक 6XeF4 प्लस 12H2O, मतलब एक्सेस वाटर लेते हो तो यह कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करके जो है जेनॉन को वहाँ से अलग करेगा, प्लस 3O2। एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ही हुआ। और दूसरा जो इसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है
HCl4 प्लस H2O माइनस 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से बनता है HCOF2 प्लस 2HF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या नीचे वाला रिएक्शन कि यदि HCl4 का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे नॉर्मल कंडीशन में, तो यह हाइड्रोलाइज होकर के जेनन यहाँ अलग होता है। उसके बाद साथ ही साथ एक जेनन का ऑक्साइड भी बनता है, साथ में HF यहाँ से बाहर होता है। लेकिन सेम रिएक्शन आप लिमिटेड वाटर के साथ करो एट वेरी लो टेम्परेचर माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड बनता है। तो नीचे वाला रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड किया और अमाउंट पे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों केस में देख रहे हो इस बात को। तो अच्छे से इसको एकदम समझना है। यहाँ समझना क्या है, इसको आप याद रखोगे कि लिमिटेड वाटर है, टेम्परेचर काफ़ी कम है तो जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, लेकिन वही यदि बहुत ज़्यादा है उसके लिए वाटर का नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो फिर वहाँ जेनॉन अलग हो जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ जेनॉन जो है ऑक्साइड में भी जा रहा है। तो यहाँ से देखोगे ना, तो जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें +4, यहाँ हो गया 0 और इस पर हो गया +6, मतलब एक प्रकार से यह डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, जिसमें एक सिंगल स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ +4 है तो इसमें भी +4 है। तो रिएक्शन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नीचे वाला रिएक्शन में जो है, या फिर नीचे वाला रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन यह जो रिएक्शन है एक रेडॉक्स है, उसमें भी सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी कर रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। इसको आप याद रखोगे। अब बचता है इसका शेप, HEF4 का शेप क्या होना चाहिए। तो फिर से हम लोग वैसे ही चलेंगे कि जेनॉन चूंकि यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके बैलेंस, या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। है तो एक भी नहीं, 5s2 5p6 होता है, 5d बिल्कुल खाली है, तो ये 5s2 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 5d के ऑर्बिटल हैं बिल्कुल खाली, ऐसा। तो चूंकि 4 बॉन्ड बना रहा है जेनॉन यहाँ, तो 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, है तो एक भी नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है ना, ऐसा। और जब प्रमोशन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आप आगे ले जाओगे दोनों को, तब 5s में बचेंगे 2, 5p में बचेंगे 4 और 5d में बचेंगे 2। अब यहाँ से ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो चूंकि एक ऑर्बिटल s का है तो आप लिखोगे s, ये 3 ऑर्बिटल p के हैं तो p3, ये 2 d के हैं तो d2, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें से ये सारे ऑर्बिटल्स एक साथ आएंगे, 6 ऑर्बिटल्स, तो देख रहे हो 2 में लोन पेयर है, बाकी 4 में ऐसे सिंगल है। तो फ्लोरीन जो कंबाइन करेगा तो इसी साथ करेगा ना, फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल रहता है, ऐसा। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर्स, इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो VSEPR थ्योरी के आधार पे कि 4 फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड से। अब जेनन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 8 होता है, बॉन्ड बना रहा है 4, मतलब 4 बचेंगे एज 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ से यह जेनॉन हुआ AB4L2 टाइप मॉलिक्यूल। ए हुआ जेनॉन के लिए, बी हुआ सिग्मा बॉन्ड जो कि 4 है, एल है लोन पेयर जो कि 2 है। तो AB4L2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी एंड sp3d2 हाइब्रिडाइज विथ 2 लोन पेयर्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो इस आधार से जो इसका शेप बनेगा वह कुछ ऐसा, इस प्रकार का शेप, जिसमें से 2 लोन पेयर रहेंगे। क्या नाम है इसका? स्क्वायर प्लानर। ये चारों बराबर होता है साइड, इसलिए स्क्वायर, और प्लानर मतलब सारे एंगल को जोड़ोगे आप तो 360 आएगा, 90 करके सारे एंगल्स हैं, ऐसा। तो ये हुआ XEF4 के बारे में। एक स्क्वायर प्लानर शेप्ड मॉलिक्यूल है, और स्क्वायर प्लानर शेप है, तो इस शेप के आधार पर यदि इसके डायपोल मोमेंट को आप एक्सप्लेन करोगे तो ऑब्वियसली यह नन पोलर होगा। नन पोलर डायपोल मोमेंट 0 आएगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो XEF2 मतलब जेनॉन डाइफ्लोराइड, उसके बाद XEF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड,
ऐसे ही एक और बनता है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो नेक्स्ट कंपाउंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6 कैसे बनेगा? तो जेनॉन और फ्लोरीन के ही डायरेक्ट कम्बिनेशन से, वही निकेल वेसल ही रहना है, गैसियस स्पीसीज है, डायरेक्ट कंबाइन नहीं करेंगे। 573 केल्विन, प्रेशर बहुत ज़्यादा 60 ATM, मोलर वॉल्यूम जो है 1:20 का होगा। तो यहाँ से XeF6 बनता है जो कि गैसियस नेचर का, ये दोनों भी गैस है, प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है। तो निकेल बताए यहाँ से एक प्रकार से सॉलिड कैटलिस्ट का काम करता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। हाइड्रोलाइसिस इसका इम्पॉर्टेंट है। XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनता है XeOF4 + 2HF। लेकिन इसी का यदि आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बनता है XeO3 + 6HF। नहीं, XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो XeOF4 और 2HF। लेकिन यदि इसी का आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो XeO3 + 6HF, ऐसा। तो याद रखना इसको कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है या फिर पार्शियल है। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फिर से यहाँ डायरेक्ट ले लो आप, Xe 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन को यदि आप कहीं भी ऐसे दिखाओगे, कितने हुए, 4 5 6, तो जेनन के पास एक लोन पेयर बचेगा। तो यहाँ से यह हो जाएगा AB6L टाइप। BSCPR थ्योरी के अनुसार यह हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो sp3d3 हो जाएगा। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है, AB6L टाइप मॉलिक्यूल है। तो इसका शेप क्या होना चाहिए? इसका शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम लोग जानते हैं, ऐसा शेप एक लोन पेयर यहाँ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के जैसा ही 6 बॉन्ड है। डिस्टॉर्टेड वर्ड इसलिए लग गया क्योंकि एंगल यहाँ 90 नहीं होंगे, साथ ही साथ यह लोन पेयर जो आ गया है, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो XeF2 हुआ लीनियर शेप्ड, XeF4 हुआ स्क्वायर प्लानर शेप्ड, XeF6 हुआ यहाँ से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है तीनों के लिए, इसको ध्यान में रखोगे आप। अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, एक साइड प्रोडक्ट सब में कॉमन है HF, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वह कभी डायरेक्ट ऑक्साइड बन रहा है या फिर ऑक्सीफ्लोराइड के रूप में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ हम लोग सीखेंगे कि XeF2 बना, XeF4 बना, XeF6 भी आपने बना दिया, तो क्या आगे आप XeF8 बनाओगे या नहीं बनाओगे? तो XeF8 नहीं होता है, ऑक्टाफ्लोराइड नहीं होता है। तो बोलोगे क्यों? जेनॉन का वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा, या 8 क्यों नहीं बनाएगा 8 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड? जैसे XeF2 बना,
XeF4 बना, XeF6 बना, XeF8 पे क्वेश्चन मार्क है। बनेगा या नहीं बनेगा? तो आंसर है कि नहीं बनेगा। आप पूछोगे फिर क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? जेनॉन के वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 8 फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? सुपर ऑक्टेट भी इसका हो सकता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा जरूरी नहीं, 8 तो पहले से ही है इसका, ऐसा तो क्यों नहीं कंबाइन करेगा भाई? तो यहाँ से समझोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब आपने XeF6 बनाया तो यहाँ जेनॉन के लिए 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कन्फिग्रेशन पे आते हैं हम लोग, 5s2 5p6 5d, ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 5d के पांचों ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली है, ऐसा। तो यहाँ 6 अनपेयर चाहिए था, तो आप 5p के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिए, ऐसा। 5s के इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, तो ये 5s के 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए और 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 और ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 6 फ्लोरीन कंबाइन करके जो है बॉन्ड बना लिया। लेकिन यदि XeF8 बनेगा तो इसके लिए जेनॉन को चाहिए 8 अनपेयर्ड, तो 6 तो है, 8 करने के लिए अब क्या होगा कि या इस 5s इलेक्ट्रॉन को करना होगा 5d में, और 5s और 5d की यदि बात करें हम लोग, तो मान लो कि अब 5s का एनर्जी है तो E 5p का हो जाएगा और E हो जाएगा 5d का, ऐसा। तो 5p से 5d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यह एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को 5s से 5d में करोगे तो यह जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत हाई हुआ। मतलब 5s इलेक्ट्रॉन को 5d में प्रमोट करना हो तो यह एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, और उतना एनर्जी इसको नहीं मिल पाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है? VBT जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वह बोलता है कि यदि कोई एटम एक बॉन्ड बनाता है तो उसके दरमियान एनर्जी रिलीज होगा, और यह जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी फिर बाकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में काम आएगा। जैसे जेनॉन मान लो कि XeF2 बनाया 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, तो 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी से बाकी और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है, अनपेयर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह एनर्जी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जेनॉन जो 6 बॉन्ड बनाया 6 अनपेयर्ड से, अब फिर 8 अनपेयर्ड करोगे तो बताए कि इलेक्ट्रॉन को 5s से आप करने वाले हो 5d में, और यह जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, बहुत हाई एनर्जी वाला प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए, तब वह इलेक्ट्रॉन 5s से जाएगा कहाँ? 5d में। और जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर पाओगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप ज़रूरत के हिसाब से नहीं तैयार कर पाओगे, तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं होगा रिएक्शन और कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एकदम इसको ध्यान में रखना, पूछने लायक चीज़ है, पूछ सकता है कोई भी कि भाई XeF2 बना, XeF4 बना, 6 भी बना दिए, 8 में क्या प्रॉब्लम था? हाँ, जेनॉन का तो 8 इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसे ही बोलेंगे कि 8 बनाने के लिए 8 अनपेयर चाहिए, और ये 8 अनपेयर कर 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि 6 तक में इलेक्ट्रॉन 5p से 5d में जा रहा था। लेकिन 8 करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s से 5d में, और 5s का इलेक्ट्रॉन यदि 5d में जा रहा हो तो फिर उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, और उतना एनर्जी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होता है किसी भी प्रोसेस के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन 5s से 5d में नहीं होगा, तो 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, इसलिए 8 फ्लोरीन के साथ यह कंबाइन नहीं करेगा। तो उसके बाद अब आता है कुछ इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, इसमें से कई हैं, जैसे XeOF2, XeOF4, XeO2F2,
ऐसे कई ऑक्सीफ्लोराइड्स है जेनॉन के, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ साइमल्टेनियस बॉन्ड है। कैसे बनते हैं ये, तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं फ्लोराइड का ही हाइड्रोलाइसिस से। तो जैसे XeF4 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे -80 डिग्री सेल्सियस पे, तो XeOF2 + 2HF। वही जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को आप सिलिका से कंबाइन करवाओगे 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड + SiF4। ऐसे तो कई रिएक्शंस। उसी प्रकार से यह जो XeOF4 बना है, इसका एक बार और हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो यह बदल जाएगा XeO2F2 में। तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट ऑक्सीफ्लोराइड है जेनॉन के, ये तीनों जो है जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस से ही बनता है अलग अलग केस में। एक या जो जेनॉन ट्राईऑक्साइड है, इसका भी कम्बिनेशन आप XeOF4 से करवाओगे, तो यहाँ से भी XeO2F2। टेम्परेचर माइनस में -78 डिग्री सेल्सियस ऐसा। तो ये हाइड्रोलाइसिस वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों का शेप। तो XeOF2 का शेप होगा कुछ ऐसा, 2 लोन पेयर बचेंगे इक्वाटोरियल पे, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंट टी। XeOF4 की बात करेंगे तो इसका शेप बनेगा ऐसा, एक लोन पेयर यहाँ भी बचेगा। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर प्लानर शेप, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, नॉट प्लानर। ये सारे शेप VSEPR थ्योरी के आधार पे प्रिडिक्ट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ शेप्स। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ 1 2 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 5 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। यहाँ आप देखोगे तो 5 सिग्मा है, 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 6, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 ऐसा। और इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड XeO2F2 का शेप। किस मायने में इंपॉर्टेंट है समझोगे। तो XeO2F2 का शेप होता है कुछ ऐसा, एक लोन पेयर यहाँ इक्वाटोरियल पे रहेगा। इसको सीसॉ शेप हम लोग बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3d होगा, 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है sp3d। आप बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो शेप ही इसका इंपॉर्टेंट हुआ, सीसॉ शेप का है, याद रखोगे आप। और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि यह इस तरह से अलग अलग फॉर्म में आपको दिया जाएगा, Xe, दोनों ऑक्सीजन यहाँ, दोनों फ्लोरीन यहाँ। फिर इसी को ऐसे भी बनाया जा सकता है, एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन, फिर यहाँ एक फ्लोरीन एक ऑक्सीजन, ऐसा पूछा जाएगा। बताओ इसमें से कौन सही है। अंतर क्या है कि इसमें से जो 2 ऑक्सीजन है वे दोनों ऑक्सीजन है इक्वाटोरियल पे, और ये 2 फ्लोरीन है एक्सियल पे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये 2 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, एक्सियल इक्वाटोरियल, जो हाइब्रिडाइजेशन में आप डिटेल में पढ़े हो। यहाँ दोनों फ्लोरीन आ गए इक्वाटोरियल पे, दोनों ऑक्सीजन चले गए एक्सियल पे, और यहाँ मिक्स्ड है, एक एक्सियल पे है तो एक इक्वाटोरियल पे है। ऐसा कौन सही है दोनों में, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन में ही बताया गया है आपको बेंट्स रूल। और यह बेंट्स रूल क्या बोलता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वे हमेशा
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं। sp3d को हम लोग ऐसे समझते हैं sp2 प्लस pd। sp2 के लिए शेप होता है ऐसा ट्रायगोनल प्लानर, और pd है तो दो ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। ये दोनों समझो pd वाले हो गए और ये हुए sp2 वाले। sp2 वाले यहाँ इक्वाटोरियल बना रहे हैं। अब चूंकि इक्वाटोरियल में आप sp2 लिख रहे हो, मतलब यहाँ s कैरेक्टर है, लेकिन यह जो एक्सियल वाला pd है इसमें s कैरेक्टर नहीं है, नो s कैरेक्टर। और जिसमें s कैरेक्टर होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब इक्वाटोरियल वाले ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए, और एक्सियल में p और d है, s नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ। तो इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन the three equatorial hybrid orbitals have s character while two axial hybrid orbitals have no s character, and therefore the equatorial hybrid orbitals are more electronegative than axial hybrid orbitals, and according to Bend's rule the more electronegative substituent always occupy less electronegative hybrid orbital, and less electronegative substituent always occupy more electronegative hybrid orbitals। तो चूंकि एक्सियल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था, इसलिए यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन गया, और इक्वाटोरियल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन गया। तो इस हिसाब से जो यह शेप है यही इसके लिए सही शेप है, बाकी ये शेप गलत है। तो इस बात को याद रखोगे। डिटेल हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया है बेंड्स रूल को कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहाँ से हम लोग को यही समझना था। उसी प्रकार से अब जेनॉन ऑक्साइड्स हैं, तो जेनॉन ऑक्साइड्स में बहुत नहीं, दो ऑक्साइड बनता है इसका, एक ट्राई ऑक्साइड दूसरा टेट्रा ऑक्साइड, वे ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक XeO3 बनता है और एक XeO4 बनता है। शेप की बात करोगे तो एक लोन पेयर अमोनिया का शेप है इसका, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, और XeO4 का है टेट्राहेड्रल शेप। ऐसा प्रोडक्ट ये बने कैसे, तो पीछे का कुछ रिएक्शंस में तो हम लोग देख ही चुके हैं इनका फॉर्मेशन। जैसे एक है H4XeO6, दिस इज कॉल्ड परजेनिक एसिड, और यह जब टूटता है तो बनाता है XeO4 + 2H2O। जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहीं से होता है, और XeO3 का फॉर्मेशन तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ भी एक ही नया कंपाउंड आ गया ना, परजेनिक एसिड, जिसमें जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +8। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेनॉन का ऑक्सो एसिड का आप नाम बताओ, तो जेनॉन का एक या इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड हुआ परजेनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनना चाहिए, टेट्रा बेसिक एसिड हो गया XeO और बाकी OH, ऐसा इस प्रकार से बेसिसिटी 4 हो जाना है इसका। तो परजेनिक एसिड आप यहाँ से जो है याद रखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जेनॉन फ्लोराइड्स का, कि वे फ्लोराइड आयन डोनर का काम करते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जेनॉन फ्लोराइड जो है वे फ्लोराइड आयन डोनर का काम करते हैं, बशर्ते बगल में कोई फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हो तब, और उसके कई रिएक्शंस भी हैं इसके सपोर्ट में, जैसे XeF4 SbF5 एक कंबाइन करके XeF3 प्लस और SbF7 माइनस। उसी प्रकार से XeF6 KF से कंबाइन करें तो यहाँ फिर बनता है K प्लस XeF7 माइनस। और एक तो हम लोग देखे ही Xe प्लस PtF6, तो यह XeF6 प्लस PT।
मतलब यह कभी फ्लोरीन डोनेट कर रहा है, यहाँ देख रहे हो ये डोनेट कर रहा है इसको, और यहाँ जो इसके फ्लोरीन को ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है। तो नोबल गैस या तो फ्लोराइड एक्सेप्टर हो सकते हैं, या फिर पहले से यदि फ्लोराइड है तो वे डोनर भी हो सकते हैं, या कंपाउंड का नेचर पे डिपेंड करता है। और रिएक्शन लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है ऐसे रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप 18 भी यहाँ समाप्त होता है। जितना हो सके एक्सप्लेन किया गया है, बाकी नोट्स में मेंशन है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। तो यहाँ से क्लास 12th के लिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स था, बड़ा यूनिट था, इसको पूरी तरह से हम लोग समाप्त किया। ग्रुप 15, 16, 17 और 18 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। कई रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको रखना है। कुछ फैक्ट है जो डायरेक्ट रट के रखना होगा, लेकिन कुछ फैक्ट है जिसको आपको समझना होगा, और समझे हुए फैक्ट्स एग्जाम में आ जाते हैं तो वहाँ बनाना आसान हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।